नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट 3 बॉटनी सब्जेक्ट में एक नई फैमिली लेके आए हैं, एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी जो फैमिली है उस फैमिली के अंतर्गत ऐसे पादपों को रखा गया है जो पुष्पीय पादप होते हैं, अर्थात जिनको सजावट के रूप में काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एस्ट्रेसी के अंतर्गत जैसे हजारा है, गेंदा है, गुलदाउदी है और भी अनेक जो हैं पुष्प, उनको गिना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एस्ट्रेसी फैमिली का एस्ट्रेसी नाम क्यों पड़ा। एस्टर, एस्ट्रेसी जो शब्द है वो एस्टर शब्द से बना है। एस्टर का मतलब होता है तारा, अर्थात तारे जैसी जिसकी संरचना हो उसको एस्ट्रेसी फैमिली के अंतर्गत गिना जाता है। अर्थात जो इनका जो इनफ्लोरेसेंस यानी कि जो पुष्प कर्म होगा वो मुंडक प्रकार का, कैपिटुलम प्रकार का मुंडक पाया जाएगा। तो आज हम एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत हेलिएंथस एनस अर्थात सूरजमुखी का अध्ययन करेंगे। सूरजमुखी का जो पौधा होता है एक महत्वपूर्ण ऐसा पौधा होता है जिसका मुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। जैसे जैसे सूरज अपनी दिशा परिवर्तन करता रहता है वैसे वैसे ही इसका जो मुख है, जो पुष्प है, उसकी भी दिशा परिवर्तित होती जाती है। अब सबसे पहले प्रमुख कारण ये है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो सूरजमुखी का ये जो पुष्प है, इस पुष्प के बीचले छोर के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण इसका जो मुख है वो प्रकाश की तरफ झुक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुष्प के अंदर ऑक्सीजन की अत्यधिक सांद्रता के कारण इसका जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें एस्ट्रेसी कुल में सूरजमुखी के पौधे की, तो सबसे पहले वितरण की बात करते हैं। तो संपूर्ण विश्व में सूरजमुखी के जो पादप हैं वो लगभग 6000 वंशों में विभक्त हैं। यदि भारत देश की बात करें तो लगभग 450 प्रजातियां जो सूरजमुखी की है वो भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके अलावा इस कुल के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका निर्यात विदेशों में भी भारत देश से किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें स्वभाव की, तो सूरजमुखी जो एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत आने वाले अनेक जो पादप हैं वो स्वभाव के अंतर्गत शाकीय प्रकार के भी होते हैं, झाड़ी प्रकार के भी होते हैं, वृक्षीय प्रकार के भी होते हैं, प्रतान परोही वल्लई प्रकार के भी होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं रूट, जड़। सूरजमुखी के पौधे में जो जड़ होती है वो मूसला मूल होती है। मूसला मूल का मतलब होता है कि सबसे पहले इनके जो जमीन के जो आधारी भाग है वहाँ से एक मुख्य अक्ष जो जड़ है वो निकलेगी, एक प्रथम जो जड़ निकलेगी उससे फिर द्वितीयक जड़ निकलेगी, फिर तृतीयक जड़ निकलेगी। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलकर के और एक तंत्र का निर्माण करती है। उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, मूसला मूल तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर मूसला मूल तंत्र पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टेम यानी कि तना। सूरजमुखी का जो तना है ये जमीन के ऊपर पाया जाता है, वायवीय होता है अर्थात वायु के अंदर पाया जाता है, ठोस होता है, ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है, बेलनाकार होता है और लंबवत होता है। एक शब्द आया है शाखित। शाखित का मतलब यह है कि इसके तने से शाखाएं निरंतर निकलती रहती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हमें शाखित नाम देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लीफ अर्थात लीव्स। सूरजमुखी में जो पत्तियां होती है वो पत्तियां समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। आमने सामने जो पत्तियां होती है तने के दोनों छोर पर व्यवस्थित होती हैं। पत्तियों का जो किनारे होते हैं
वो किनारे कुछ कटे फटे होते हैं और चारों तरफ से एक हृदयाकार भी कुछ पत्तियां पाई जाती है। तो इस प्रकार इनका जो यदि सिरा विन्यास की बात करें तो सिरा विन्यास इनमें जालिकावत पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो पत्तियां होती है वो सूर्य से आने वाले किरणों को लेकर के और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करती है, जो संपूर्ण पादप को जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से वितरित करती रहती है। अर्थात भोजन निर्माण का जो कार्य करती है वो पत्तियां ही करती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्पकर्म, इनफ्लोरेस्केंस। इनफ्लोरेस्केंस यानी कि पुष्पकर्म। जो पुष्पकर्म जो होता है वो पुष्पकर्म, इसमें एक विशिष्ट प्रकार का पुष्प पाया जाता है। उस विशिष्ट प्रकार के पुष्प को हम बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं? कैपिटुलम। कैपिटुलम प्रकार का जो पुष्पकर्म होता है वो इस प्रकार का पुष्पकर्म होता है, उसको हम मुंडक के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पुष्पकर्म सूरजमुखी में जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटुलम या मुंडक प्रकार का पुष्पकर्म भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्प की। तो सूरजमुखी में जो पुष्प होता है वो पुष्प क्या होता है? अपूर्ण होता है। अब अपूर्ण का मतलब हम जानते हैं कि जो पुष्प में क्या होता है, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग में से सभी जो भाग हैं वो लगभग अनुपस्थित होते हैं। कहीं ना कहीं एक दो भाग ही इसमें मुख्यतया प्रेजेंट होते हैं। तो पुष्प क्या होता है? अपूर्ण होता है। अपूर्ण हो गया तो ये जो पुष्प होगा वो क्या होगा? त्रिज्या सम्मित नहीं होकर के क्या होगा? एक व्यास सम्मित होगा। तो उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प के जो अंग हैं। पुष्प का जो पहला अंग है वो क्या है? कैलेक्स। कैलेक्स को हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज कहते हैं कैलेक्स को। बाह्य दलपुंज की जो संख्या होती है इनमें 0 होती है। संख्या, इस कहने का मतलब ये है कि सूरजमुखी में जो पाए जाने वाले जो बाह्य दलपुंज हैं उस बाह्य दलपुंज इसमें पाए नहीं जाते। देखिए यहाँ पर ये जो बाह्य दल है इसको केवल हमने रेखांकित किया है। यहाँ पर इसमें क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज अनुपस्थित होते हैं, इसी कारण से सूरजमुखी का जो पुष्पकर्म है उसको हमने अपूर्ण नाम दिया है। कहीं ना कहीं अपूर्ण शब्द इसलिए कहा जाता है कि पुष्प में पाए जाने वाले बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग में से यदि कोई भी एक अंग अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण बोलते हैं। तो कैलेक्स कितने हो गए? इसमें 0 हैं, अर्थात एब्सेंट हैं। एब्सेंट कैलेक्स क्या है? इसमें एब्सेंट हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कोरोला। कोरोला यानी कि दलपुंज। अब दलपुंज की यदि हम बात करें तो ये दलपुंज क्या है? 1, 2, 3 और 4, अर्थात जो सूरजमुखी में जो पाए जाने वाले जो दलपुंज हैं वो संख्या में कितने हैं? 4 हैं। और चारों दलपुंज आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं? दलपुंज पाए जाते हैं। और दलपुंज का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दलपुंजों का रंग पीला क्यों होता है? हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले पुष्पीय पादपों में कुछ ऐसे कीट होते हैं जो पुष्पों के पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। और उन पराग कीटों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, जो पराग कीट ले जाने वाले कीटों में मुख्यतः यदि हम बात करें तो जैसे मधुमक्खी है, तितलियां है, बटरफ्लाई, ये क्या करती है? अपने मुंह में पराग कीटों जो पराग कण हैं उनको भर करके और दूसरे पुष्पीय पौधों पर ले जाती है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं दलपुंज की। तो दलपुंज की जो संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो दलपुंज की संख्या कितनी है? 4 हैं। दलपुंज की संख्या कितनी है? 4 हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पुमंग। पुमंग में यदि हम बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि
जो एस्ट्रेसी कंपोजिटी कुल के पादपों के अंतर्गत या कोई अन्य जो फैमिली है उन सब के अंतर्गत हम बात करते हैं हमेशा पुमंग में पुंकेसरों की गणना करते हैं। तो पुंकेसरों की गणना करते समय हम गिनेंगे कि एस्ट्रेसी में ये जो सूरजमुखी का पौधा है इसके पुष्प में 1, 2, 3 और 4 अर्थात संख्या में 4 पुंकेसर पाए जा रहे हैं। और चारों पुंकेसरों को हम देख रहे हैं कि जो चारों पुंकेसर हैं वो आपस में उनके जो सिरे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त प्रकार से इनके क्या होंगे, पुंकेसर होंगे। उसके बाद में पुंकेसरों के बाद में हम बात करते हैं जायांग की। जायांग के बारे में बात करें तो जायांग में देखें तो ये जो सूरजमुखी का जो पुष्प है उसमें जो आंतरिक छोर पर जायांग में हम अंडाशय की गणना करते हैं। तो इसका जो अंडाशय है वो क्या है, द्विअंडपी है। गोलाकार इसमें अंडप पाए जाते हैं। द्विअंडपी का मतलब यह है कि इसमें अंडपों की संख्या कितनी है, 2 है। ये 2 प्रकार के अंडप पाए जा रहे हैं। उसके बाद में अंडपों की स्थिति कौन सी है, इन्फेरियर है या सुपेरियर है। तो इन अंडपों की जो स्थिति है वो है अधोव्रती। अधोव्रती का मतलब क्या है कि अंडाशय तो है नीचे और बाकी जो अन्य भाग पाए जा रहे हैं वो अंडाशय के ऊपर व्यवस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अधोव्रती कहते हैं। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम जब सूत्र का निर्माण करते हैं तो जो निशान जो लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर की ओर लगता है। निशान कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अधोव्रती कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कैलेक्स। कैलेक्स के अंतर्गत हमने ये एब्सेंट था। उसके बाद में हमने बात की थी कोरोला की। तो कोरोला में जो दलपुंज में जो संख्या कितनी थी वो क्या थी, 4 थी। चारों आपस में जुड़े हुए थे, संयुक्त थे। और उसके बाद में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में यदि हम बात करें तो एंड्रोसियम के बारे में अभी मैंने बताया था कि एंड्रोसियम में पुंकेसर हैं। पुंकेसर कितने हैं, 4 हैं। और चारों जो पुंकेसर हैं वो आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनको संयुक्त रूप से 4 बोल दिया और ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद में एक देखो ये निशान लग रहा है अर्थात ये दलपुंज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, दल लगने। अर्थात ये दल से लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं, पुंकेसर लगे हुए हैं, तो दल लग्न हो गया। उसके बाद में गाइनोसियम। गाइनोसियम को क्या कहते हैं, जायांग। जायांग में अभी मैंने बताया था कि इसमें कितने अंडप पाए जाते हैं, 2 अंडप पाए जाते हैं। 2 अंडप है तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त अंडपी होगा। और इसमें जो अभी मैंने स्थिति बताई थी अंडपों की स्थिति वो क्या होती है, अधोव्रती होती है, ऊर्ध्ववर्ती नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये निशान कहाँ लगेगा, ऊपर। ऊपर निशान लगने का मतलब है कि अंडाशय तो रह गया नीचे और बाकी जो अन्य भाग है वो क्या रह गए, सब ऊपर रह गए। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अधोव्रती कहलाती है। ये जो चित्र है वो है बिंब पुष्पक का। और एक होता है अर्य या रश्मि पुष्पक है। रश्मि पुष्पक में ये डायग्राम है। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें भी देखिए कैलेक्स एब्सेंट है। और बाह्य जो दलपुंज हैं, दलपुंज की जो संख्या है वो क्या है, दलपुंज की जो संख्या है वो 3 है। उसमें दलपुंज की संख्या थी 4। तो इस प्रकार इसमें ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में बिंब पुष्पक में 4 थे लेकिन इसमें रश्मि पुष्पक में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम दोनों के जो पुष्प सूत्र हैं उनका हम एक बार निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रश्मि पुष्पक है इसका सूत्र लिखते हैं, रश्मि पुष्प। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें क्या आएगा, सहसीमाक्षी है तो ये क्या हो गया, BR हो गया। उसके बाद में ये क्या है, त्रिज्या सम्मित नहीं है, ये क्या है, एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित का ये निशान आता है, प्रतिशत आता है। उसके बाद में क्या है, द्विलिंगी है, द्विलिंगी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इसमें केवल जायांग उपस्थित हैं तो इसकी ये स्थिति आएगी। उसके बाद में इसमें क्या है, बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स। कैलेक्स कितने हैं, 0 हैं।
जीरो को हम या तो लिखे वरना नहीं भी लिख सकते, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद में दलपुंज, दलपुंज को हम सी के नाम से जानते हैं। तो सी कितने हैं इसमें? 3 हैं। 3 कौन से हैं? संयुक्त प्रकार से हैं, 3 लिख दिया। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितने हैं? 0 है, क्योंकि पुंकेसर नहीं है इसमें, तो ये क्या आ गया? 0 हो गया। और जायांग कितने हैं? जायांग में ये जो अंडप है इसमें केवल अपने को क्या दिखाई देगा? 2 अंडप दिखाई देगा, और ये हो गया ऊर्ध्ववर्ती। तो ये रश्मि पुष्पक हो गया। उसके बाद में हम बिंब पुष्पक का सूत्र का निर्माण करते हैं। ये हो गया बिंब पुष्प। बिंब पुष्प में सेम वही आएगा, सहसीमाक्षी है। सहसीमाक्षी का क्या हो गया? Br हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? सहपत्री। सहपत्रहीन का EBR होता है Br। ये त्रिज्या सममित है या एक व्यास सममित? तो ये क्या है? एक व्यास सममित। एक व्यास सममित का ये प्रतिशत का निशान आएगा। क्या इसमें दोनों पार्ट हैं, यानी कि पुमंग और जायांग दोनों प्रेजेंट हैं? तो दोनों प्रेजेंट है, तो इसमें निशान द्विलिंगी का ये आएगा। उसके बाद में कैलेक्स, कैलेक्स कितने हैं इसमें? कैलेक्स एब्सेंट है, केवल रेखांकित कर रखा है, तो कैलेक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोरोला कितने हैं? 1 2 3 और 4 कोरोला हैं, और चारों ही कोरोला आपस में क्या है? ये जुड़े हुए हैं, इनके सिरे। तो ये क्या लग गया इसके? ये जुड़े हुए का संयुक्त, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में हम पुंकेसरों की गणना करते हैं। पुंकेसर कितने हैं? 4 हैं, और चारों पुंकेसर आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। और ये पुंकेसर क्या है? दल लग्न है। किससे दल लग्न है? दल से लगे हुए हैं, तो ये निशान लगा दिया। उसके बाद में जायांग, जायांग में क्या आएगा? द्विअंडपी हैं, और क्या है? ये अधोव्रती है, तो निशान कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो ये निशान हमने क्या लगा दिया? ऊपर की ओर लगा दिया। तो बिंब पुष्पक का निर्माण इस प्रकार, पुष्प सूत्र का निर्माण और पुष्प चित्र दोनों का निर्माण हमने कर दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं बीज की। तो इसमें जो बीज होता है वो विदारू के कोष्ठ संपुट प्रकार का बीज पाया जाता है। परागण की बात करें तो परागण कीटों के द्वारा होता है। कीटों में भी मुख्यतः जैसे बटरफ्लाई है, मधुमक्खी है, ये ऐसे कीट हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? पराग कणों को लेकर के जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करें प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होता है वो वायु या जल के द्वारा संभव होता है। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अर्थात इस कुल में पाए जाने वाले पौधों को किस किस काम में, मानव जीवन में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में यदि बात करें तो दक्षिणी देशों के अंतर्गत या दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत कुछ ऐसे जो पुष्पीय पौधे हैं उनको खाद्य के रूप में भी काम में लिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करें कि सजावट के रूप में, सजावट के रूप में जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी को घरों के अंतर्गत भी लगाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हजारा है, गेंदा है, गुलदाउदी है, ऐसे पुष्पों को हम सजावटी रूप में काम में लिया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो तेल के रूप में। तेल के रूप में बात करें यूज इन ऑयल, कुछ ऐसे पुष्प हैं जैसे गुलदाउदी है, गेंदा है, इनका जो तेल है इस तेल को उपयोग में लिया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जैसे खाद्य तेल होता है उसमें भी मिलावट करके इस तेल को बेचा जाता है और विभिन्न देशों के अंदर इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने एस्ट्रेसी जो फैमिली है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। एस्ट्रेसी फैमिली के अंतर्गत हमने आज सूरजमुखी पादप का अध्ययन किया है। अगली क्लास के अंतर्गत हम एक नई फैमिली को लेकर के आएंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।